अस्सलामुअलैकुम। एनाटॉमी में हम जो है वो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि ब्लड से रिलेटेड है। तो आज ये हमारा जो है वो 7th लेक्चर है या पार्ट 7 है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमने बेसिक टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एनीमिया। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है, क्योंकि एक्चुअली एनीमिया में हमने यही डिस्कस करना है कि एनीमिया कंडीशन में यानी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन इज़ रेड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। सो हीमोग्लोबिन क्या है, कलर की वाइज क्या है, रेड कलर का ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। और ये कहाँ पर मौजूद होता है, ये रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है। सो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक रेड कलर का पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन को कैरी करवाता है। इट इज़ consisting ऑफ 4% हीम एंड ग्लोबिन इन 96%। एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें जो है वो दो पार्ट होते हैं। एक पहला पार्ट इसका हीम का और सेकंड पार्ट इसका जो है वो ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो जब ये दोनों कंबाइन करते हैं यानी कि हीम का 4% और ग्लोबिन का 96%, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हीमोग्लोबिन का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनीमिया क्या है। तो एनीमिया में भी डिफाइन एज द डिक्रीज लेवल ऑफ एचबी इनटू द ब्लड बिलो द रेफरेंस लेवल फॉर द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। यानी एनीमिया को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम इसे ऐसे कहेंगे कि ये ऐसी कंडीशन है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। और ये हीमोग्लोबिन का लेवल किसके रेफरेंस से कम होता है, तो जिस तरह हमारी बॉडी में हर चीज़ का एक काउंट हो, एवरेज काउंट होता है, एक रेंज होती है नॉर्मल, या जो एक रेफरेंस लेवल होता है। तो अगर बॉडी के अंदर एचबी का लेवल उस रेफरेंस लेवल से कम हो जाएगा तो फिर इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि ये एनीमिक कंडीशन है। अब ये रेफरेंस लेवल हमने किस हिसाब से पढ़े थे, ये हमने एज के और सेक्स के हिसाब से पढ़े थे। एज के हिसाब से हमने ये पढ़ा था कि जिस तरह के ब्लड का काउंट जो होता है वो न्यू बॉर्न में ज़्यादा होता है, उसके बाद एडल्ट एज में ये डिफरेंट होता है, ओल्ड एज में ये डिफरेंट होता है। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस थी ये किसके रेफरेंस से थी, ये एज के रेफरेंस से थी। और उसके अलावा सेक्स के रेफरेंस से हमने देखा था कि जो है वो मेल और फीमेल दोनों में रेड ब्लड सेल जो है वो उसकी एवरेज रेंज डिफरेंट होती है। जैसे मेल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि एवरेज जो है वो लेवल ब्लड का कितना होता है, 5 लीटर तक होता है, और फीमेल के अंदर कितना होगा, 4.5। तो इसी तरह मेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा होगा और फीमेल के ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल या रेड ब्लड सेल्स या ये जो हम पढ़ रहे हैं ब्लड सेल्स, इनका लेवल कम होगा। नेक्स्ट जो है वो सिम्टम्स है एनीमिया की, यानी कि अगर कोई एनीमिक है तो उसकी बॉडी में कौन सी जो है वो चेंजेस आएंगी, कौन सी अलामात जो है वो हमें नज़र आएंगी जिनसे हम ये कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो एनीमिक है या इसमें जो है वो ब्लड कोई डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर बताई हुई हैं सिम्टम्स। यहाँ पर रेड इन सवेयर एनीमिया, यानी इस जो है वो फिगर में वो तमाम पॉइंट जो रेड कलर से लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं वो कब होंगे, ये उस कंडीशन में होंगे जब जो है वो हमारी बॉडी सवेयरली एनीमिक हो। यानी अगर एनीमिया की भी सवेयर कंडीशन है तो फिर ये वाले सिम्टम्स जो हैं वो बॉडी में शो होंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आइज़। तो आइज़ का क्या होगा कि आइज़ का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और आइज़ जो है वो येलोइंग यानी येलो कलर की हो जाएंगी। उसके बाद स्किन में क्या चेंजेस आएंगी कि सबसे पहले है पालनेस यानी जर्द हो जाना, कोल्डनेस यानी कि ठंडा फील होना या जिस तरह चिलिंग अफेक्ट होता है वो, येलोइंग सो स्किन का जो है वो कलर चेंज हो जाना, कलर का चेंज होकर येलोई शेड पे हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस जो है वो नॉर्मल हिसाब के मुकाबले में छोटे छोटे सांस आना। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो है वो इस हिसाब में ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, रेड ब्लड सेल्स का लेवल कम होगा। तो जिससे क्या होगा, छोटे छोटे जो है वो रैपिडली जो है वो सांस आएंगे, लेकिन क्या होगा, उनका जो है वो ड्यूरेशन कम होगा। नेक्स्ट आ जाएगा मस्कुलर।
तो मसल्स में क्या चेंजेस आएगा, जो मसल्स हैं ना वो वीक हो जाएंगे। किसकी वजह से, क्योंकि मसल्स तक, टिश्यूज़ तक क्या है, ऑक्सीजन जो है वो उस अमाउंट में नहीं पहुंच रही होगी जितनी नॉर्मल कंडीशन में रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद आ जाता है इंटेस्टाइनल। सो इंटेस्टाइनल में क्या आएगा, चेंज द स्टूल कलर, यानी जो हमारे फीसिस का कलर है वो चेंज हो जाएगा, उसके अंदर जो है वो येलोइंग हो जाएगा, ये डार्क येलो कलर जो है वो फीसिस का शो होना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से, एनीमिक कंडीशन की वजह से, क्योंकि इसमें क्या होगा, पिगमेंटेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बिलीरुबिन जो है वो उसकी अमाउंट बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद सेंट्रल यानी नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, तो सबसे पहली कंडीशन किसकी है, फिटीग की, यानी थकावट होगी, सुस्ती फील होगी। डेजीनेस, डेजीनेस का मतलब यह है कि चक्कर आना। तो डेजीनेस में क्या होगा, सर चकराएगा। अब लिखा हुआ है फेंटिंग। अब फेंटिंग कंडीशन क्या होती है, ये सवेयर एनीमिया में होगी। और फेंटिंग की कंडीशन में क्या होता है, फेंटिंग में ये होता है कि हमें कॉन्शियस यानी कंट्रोल नहीं रहता, समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सो इसमें क्या होगा कि ये कब होगा, जब सवेयर एनीमिया होगा। ब्लड वेसल्स पे इसका क्या अफेक्ट होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, यानी कि ये अफेक्ट करेगा हमारी ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से ब्लड का लेवल या ब्लड प्रेशर जो है वो बॉडी के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद है हार्ट, यानी हार्ट पे अफेक्ट क्या है, सबसे पहले है पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस का मतलब क्या है, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, यानी कि हमें हमारी हार्ट बीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ फील होगी। रैपिड हार्ट रेट, वही कि हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर गया है। और उसके बाद चेस्ट पेन, लेकिन ये कब होगा, जब सवेयर एनीमिया होगा। चेस्ट पेन यानी दिल का दर्द, दिल में जो है वो दर्द फील होगा। इंजाइना में क्या है, जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें पेन फील होगा। और लास्ट पे है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में क्या होगा कि सडनली जो है वो हार्ट जो है वो अपनी फंक्शनिंग को स्टॉप कर देगा। इसकी जो है वो डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं सही मिल रही, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं सही मिल रहे, तो हार्ट अटैक हो सकता है। एंड पे आ जाते हैं स्प्लीन। तो स्प्लीन पे इफेक्ट क्या होता है कि इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, यानी जो स्प्लीन का स्ट्रक्चर है वो इनलार्ज हो जाएगा। तो ये थी सिम्टम्स एनीमिया की। तो नेक्स्ट अब हम जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनीमिया को, आई मीन एनीमिया की। तो एनीमिया कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, यानी एनीमिया को अगर हम क्लासीफाई करें तो हम इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। दोज काज्ड बाय द ब्लड लॉस, यानी ऐसी कंडीशन एनीमिया की जिसमें बॉडी से ब्लड का लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। दोज काज्ड बाय द फॉल्टी और डिक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होगा कि ये किस वजह से जो है वो एनीमिया हो गया है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन सही नहीं हो रही, या अगर तो नंबर कम है या नंबर अगर पूरा है तो वो क्या है, उनका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, वो सही नहीं है। दोज काज बाय द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। तो लास्ट पॉइंट क्या है कि वो एनीमिया जो कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, यानी ब्लड का जो है वो फॉर्मेशन का रेट, प्रोडक्शन का रेट जो है वो उसके ब्रेक यानी फॉर्मेशन का रेट जो है वो कम है, और उसकी ब्रेक डाउन का जो है वो रेट वो ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्लड लॉस एनीमिया, यानी वो कंडीशंस जिनमें बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड की कमी हो जाएगी। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, इक्वेट। अब इक्वेट पोस्ट हिमोरेजिक एनीमिया, यानी वो जो कि फ़ौरन होगा पोस्ट यानी बाद में हिमोरेजिक एनीमिया, यानी कोई भी ऐसा एनीमिया जो कि किसी भी फैक्टर के बाद के इफेक्ट में जो है वो शो एनीमिक कंडीशन शो होगी, और बॉडी फिर जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेगी। सबसे पहले ट्रॉमा यानी कोई भी ऐसा जो है वो अफेक्ट, कोई भी सदमा, कोई भी ऐसी कंडीशन जिनमें बॉडी जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में चली जाएगी, या एकदम जो है वो इस तरह का कोई भी अफेक्ट होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब वो ख़त्म होगी फेज़, तो उसके बाद बॉडी के अंदर सवेयर एनीमिक कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद सर्जरी। अब सर्जरी में क्या होता है कि सर्जरी में अगर सर्जरी के दौरान बॉडी से ब्लड का फ़्लो जो है वो या ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, तो क्या होगा कि फ़ौरन से बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी। तो एक्यूट में क्या होगा कि वो कंडीशन जिसमें सडनली जो है वो ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाए, तो इसको क्या होता है कि बॉडी फिर जो है वो अपना एरिथ्रोपोइसिस जो है वो उसको
उसका प्रोसेस ज़रा तेज़ कर देगी, तो जो है वो ब्लड की जो कमी बॉडी में हुई है उसको पूरा किया जाएगा। सेकंड है क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया। अब क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया क्या होगा, ये सडनली नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, यानी लॉन्ग टर्म होगा। सो क्रॉनिक हेमोरेजिक एनीमिया में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर यानी कि मैदे का अल्सर, जिसमें क्या हो रहा है कि ज़ख़म हो गए हैं और उन ज़ख़म में से कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी कि इंटेस्टाइन में पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गए हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने होस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाएं। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में क्या होगा, इंटेस्टाइन में जो है वो वर्म्स हो जाते हैं, जैसा कि इन्होंने एग्जांपल में लिखा है हुक वर्म्स हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो इंटेस्टाइन से ब्लड को जो है वो उसको सक करते रहेंगे। तो जब वो वहाँ से कॉन्टीन्यूसली ब्लड सक करते रहेंगे तो बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड की कमी हो जाएगी। उसके बाद मेलिग्नेंसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी ऐसे ख़तरनाक मेलिग्नेंट डिसऑर्डर किसके, ब्लड के। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या आ जाता है, इसकी एग्जांपल में आप ये ले लें कि कैंसर हो जाना, जिसमें बॉडी से जो है वो ब्लड सेल्स उनका ज़्यादातर लॉस हो रहा है। तो ये तमाम जो है वो कौन सी कंडीशन थी, वो कंडीशन थी जिनमें बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो कैटेगरी वो उसकी है जिसमें इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी वो कंडीशन जिनमें बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें ये होगा कि बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल प्रोडक्शन का रेट है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ ब्रेक डाउन, यानी सेल बनेंगे कम और टूटेंगे ज़्यादा, जिसकी वजह से बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी। सबसे पहली है हीमोलाइटिक एनीमिया। सो हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया में हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाना, हीमोलाइसिस हो जाना। सो एक्सेसिव हीमोलाइसिस किसकी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स की। तो एक्सेसिव हीमोलाइसिस क्या करेगी, बॉडी को एनीमिक कंडीशन ले आएगी, यानी इसकी वजह से बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है इम्पेयर्ड रेड सेल्स प्रोडक्शन, यानी इसमें क्या है कि जो स्ट्रक्चरल चेंज आया है या रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन जो है वो सही नहीं हो रही। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले है डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल। अब हमने पढ़ा था कि बोन मैरो के अंदर होते हैं स्टेम सेल्स यानी ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल, जो कि फिर आगे डिवाइड होते हैं 3 टाइप ऑफ सेल में। तो उनमें क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल, ऑस्टियोक्लास्टिक सेल, यानी ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स वो सेल जिन्होंने रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करवाने हैं। तो क्या है कि इसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी, यानी कि जो स्टेम सेल है वो इस जो है वो सेल में डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकेंगे। जब स्टेम सेल उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी नॉर्मल नहीं होगी। तो इसमें क्या कंडीशन हो जाती है, इसमें हो जाता है एप्लास्टिक एनीमिया। तो एप्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, एप्लास्टिक एनीमिया इज़ द टाइप ऑफ एनीमिया द रेड ब्लड सेल्स, white blood cells and platelets counts are decreased due to bone marrow aplasia or lack of functioning of the bone marrow, यानी इस कंडीशन में बोन मैरो का स्ट्रक्चर जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा और बॉडी के अंदर 3 टाइप्स के जो सेल हैं यानी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों साइज़ का ही काउंट बॉडी के अंदर डिक्रीज़ कर जाएगा। और ये डिक्रीज़ काउंट किस वजह से हो सकता है, या तो इसमें बोन मैरो एप्लेसिया यानी बोन मैरो जो है वो उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, या फिर उसका जो है वो फंक्शनिंग जो है वो बोन मैरो की वो स्लो हो गई है या वो सही फंक्शन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ऑल 3 टाइप ऑफ द सेल्स जो कि ब्लड के होते हैं वो जो है वो कम होंगे, यानी उनका काउंट जो है वो बॉडी में डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन को कहेंगे एप्लास्टिक एनीमिक कंडीशन। नेक्स्ट आ जाता है प्योर रेड ब्लड सेल एप्लेसिया। अब प्योर रेड सेल एप्लेसिया की कंडीशन क्या होती है कि बॉडी के अंदर जिस तरह के ए प्लास्टिक में 3 टाइप के सेल थे, लेकिन इसमें क्या है जस्ट रेड ब्लड सेल, यानी बॉडी के अंदर जो है वो प्योर रेड ब्लड सेल है, अगर उनकी प्रोडक्शन सही नहीं हो रही, उनका काउंट डिक्रीज़ हो गया है, तो वो कंडीशन भी किस में आ जाएगी, वो इम्पेयर्ड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है एनीमिया ड्यू टू द रीनल फेलर, यानी वो कंडीशन है जिसमें रेनल जो फेलर यानी कि किडनी अगर सही फंक्शन नहीं करेगा तो भी बॉडी के अंदर जो है वो एनीमिक कंडीशन हो सकती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मतलब बताया था कि जो हमारी बॉडी में हेमेटोपोएटिन या इस तरह के हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं वो किडनी से रिलीज़ होते हैं। तो अगर वो हार्मोन सही रिलीज़ नहीं होंगे तो वो क्या होगा, जाके बोन मैरो को सिग्नल नहीं देंगे कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाए।
तो इस तरह अगर रेनल फेलर होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से भी बॉडी जो है वो एनीमिक कंडीशन हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है एनीमिया ड्यू टू द एंडोक्राइन डिसऑर्डर। सो एंडोक्राइन क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे वो ग्लैंड्स होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, और हार्मोन्स हमें पता है क्या है, केमिकल मैसेंजर के तौर पर एक्ट करते हैं। तो अगर जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम सही वर्क नहीं करेगा तो हार्मोन सही रिलीज़ नहीं होंगे, और जब हार्मोन सही रिलीज़ नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे, अपने प्रॉपर मेटाबॉलिज्म या जो इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करने होंगे वो नहीं करवा सकेंगे। तो इस तरह क्या होगा, अफेक्ट होगा बॉडी पे, यानी अगर बॉडी की ग्रोथ वगैरह पर भी अफेक्ट हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें रेड ब्लड सेल्स भी जो हैं वो अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। अब ये कौन सी डिस्टर्बेंस है? अगर डिस्टर्बेंस आ गई है प्रोलिफरेशन में और किस में, मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी रेड ब्लड सेल जो है वो बोन मैरो से प्रोड्यूस तो सही हो रहे हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल जो है वो मैच्योर सही नहीं हो रहे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इमैच्योर कंडीशन में होते हैं, उसके बाद ये ब्लड में आके मैच्योर होते हैं। तो जब मैच्योर होते हैं तो ये इनमें से न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रिमूव हो जाते हैं। तो अगर वो मैच्योर नहीं होंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कैरी नहीं करवा सकेंगे जिस अमाउंट में नॉर्मली कैरी करवाते हैं। तो इसमें क्या अफेक्ट हो सकते हैं, सबसे पहले है कि डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस, यानी बॉडी के अंदर डीएनए की सिंथेसिस ही नहीं हो रही। एक्चुअली कोई सेल डिवाइड कब होता है, जब उसका डीएनए जो है वो डिवाइड होता है, उसके बाद सेल डिवाइड होता है। तो इसमें हमने पढ़े थे 2 वाइटामिन, यानी डेफिशिएंसी और इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन ऑफ वाइटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड या वाइटामिन B9। तो ये 2 वाइटामिन वो थे जो कि सिंथेसिस करवाते थे डीएनए की। डीएनए की सिंथेसिस में भी जो उसकी नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो किसकी वजह से बनती हैं, वो इन 2 वाइटामिन की वजह से सही है उसमें बनती हैं। अगर इन वाइटामिन की जो है वो डेफिशिएंसी होगी या यूटिलाइजेशन सही नहीं होगी तो वो जो प्यूरिन पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो सही हिसाब में उनकी मैचिंग नहीं होगी, सही हिसाब में उनकी बाइंडिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से डीएनए का जो है वो स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा। तो डीएनए के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आने की वजह से ओवरऑल रेड ब्लड सेल जो है वो अफेक्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। सो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन क्या होती है? सो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इन्वॉल्व आर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलेट और ऑफन इन्वॉल्व दैट डाइट डेफिशिएंसी इन देयर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। यानी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया वो है जिसमें डेफिशिएंसी हो गई है विटामिन B12 की या फोलेट की, और इससे क्या हो जाएगा, जो है वो रेड ब्लड सेल सही नहीं बनेंगे। अब ये डेफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है, इनमें इन्वॉल्व डाइट डेफिशिएंसीज एंड एसेंशियल, यानी अगर बॉडी के अंदर जो है वो हम सही ये विटामिन इनका इंटेक ही नहीं कर रहे, अगर इंटेक कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब सही नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से भी क्या है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। उसके बाद लैक ऑफ मीट और वाइएबल अल्टरनेटिव सोर्स एंड ओवर कुकिंग और ईटिंग। अब खुराक के अंदर जो हम ले रहे थे ये किस वजह से हो सकता है, सबसे पहले तो हमने इसका लिया ही लैक, उसके बाद हमने इसके जो अल्टरनेटिव सोर्सेज थे वो जो है वो हमने सही नहीं लिए, और अगर ले लिए हैं तो क्या हुआ है कि ओवर कुकिंग है जिसकी वजह से वाइटामिन जो है वो इनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है, और अगर हमने लिए हैं तो ईटिंग अनसफिशेंट अमाउंट ऑफ वेजिटेबल मे लैड टू द लैक ऑफ फोलेट, यानी वाइटामिन जो होते हैं वो ज़्यादातर वेजिटेबल में होते हैं। तो अगर हमने वेजिटेबल ही सही उसमें नहीं ली तो ये क्या होगा कि इसकी वजह से लैक हो यानी कमी हो जाएगी विटामिन B12 की। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिक कंडीशन में ये होता है कि रेड ब्लड सेल जो है वो उनका स्ट्रक्चर सही नहीं बन सकता ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट है डिफेक्टिव HB सिंथेसिस, यानी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी सिंथेसिस ही सही नहीं हो रही। अब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में सबसे पहला पॉइंट है डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस, यानी इसको क्या कह रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, हीम जिसे आयरन कंटेनिंग ग्रुप कहते हैं और ग्लोबिन प्रोटीन। तो अगर इसमें पहला पार्ट जिसको हीम ग्रुप कहते हैं अगर उसकी सिंथेसिस सही नहीं हो रही तो उससे क्या है, अब वो हीमोग्लोबिन के साथ जाकर बाइंड नहीं कर सकेगा। जब वो बाइंड नहीं कर सकेगा तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और उसकी सिंथेसिस सही नहीं होगी। सो क्योंकि हीम जो है वो आयरन कंटेनिंग ग्रुप है इसलिए इस कंडीशन को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं।
नेक्स्ट है डेफिशिएंट ग्लोबिन सिंथेसिस, यानी हीम के साथ हमने नेक्स्ट ग्रुप कौन सा पढ़ा था, ग्लोबिन पढ़ा था, ग्लोबिन प्रोटीन। सो अगर तो है ये डेफिशिएंसी हो गई है ग्लोबिन प्रोटीन की, इनकी सिंथेसिस सही नहीं हो रही, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, वो कंडीशन कहलाएगी थैलेसीमिया की कंडीशन। सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड रिजल्ट व्हेन द अमाउंट ऑफ अवेलेबल आयरन इज़ अनसफिशेंट टू अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ सफिशेंट हीम। यानी बॉडी के अंदर जो है वो अगर आयरन की कमी हो गई है तो क्या होगा कि इससे हीम ग्रुप जो है वो उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। दिस कंडीशन कैन अकर इनटू द इंडिविजुअल विद द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इनटू द डाइट एंड स्पेशली कॉमन इनटू द टीन्स एंड चिल्ड्रन। अब ये किस वजह से हो रहा है, ये कंडीशन तब होगी जब किसी भी इंडिविजुअल के पास आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो हो जाएगी। कहाँ, उसकी डाइट में, और ये कॉमन कहाँ पर है, टीनेजर्स और चाइल्ड्स में। Additionally, iron deficiency anemia may be caused by either an inability to absorb and transport iron or slow chronic bleeding। यानी इसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है कि या तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब सही नहीं हुआ, अगर एब्जॉर्ब हो गया है तो ट्रांसपोर्ट सही नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट हो गया है तो फिर क्रॉनिक ब्लीडिंग हो गई है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। सो थैलेसीमिया क्या है, ये एक इनहेरिटेड कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि टिपिकली अकरिंग इन इंडिविजुअल फ्रॉम टू द मिडल ईस्ट एंड मेडिटेरियंस अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया in which maturation of red blood cell does not proceed normally। तो ये कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिफेक्ट है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल सही नहीं बन रही। यानी डीएनए में डिफेक्ट है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल जो है वो सही नहीं बन रहे। ये ज़्यादातर कॉमन कहाँ पर है, मिडल ईस्ट में, मेडिटेरियन में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में। यानी मैचुरेशन नहीं हो रही रेड ब्लड सेल्स की। द मोस्ट सवेयर फॉर्म इज़ कॉल्ड द कुलाइंस एनीमिया। यानी अगर इसी के एनीमिया की सवेयर फॉर्म हो जाएगी तो उसका अल्टरनेटिव ये मुझे कॉलीज एनीमिया है। नेक्स्ट ये हमारे पास एक जो है वो समरी है ओवरऑल इस लेक्चर की, जो हमने जो है वो अभी डिस्कस किया कि एनीमिया। तो एनीमिया में क्या है, एनीमिया को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। ब्लड लॉस एनीमिया, इम्पेयर्ड प्रोडक्शन जिसको हाइपोप्रोलिफरेटिव भी कहते हैं, और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन जिसको हीमोलाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। यानी एक कंडीशन जिसमें ब्लड लॉस, एक कंडीशन जिसमें ब्लड सेल सही नहीं बन रहे, और एक कंडीशन जिसमें ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हो गई है। ब्लड लॉस एनीमिया की भी आगे 2 टाइप हैं, कौन सी, इक्वेट और क्रॉनिक। इक्वेट में क्या होगा, ब्लड लॉस हुआ है फ़ौरन किसी सर्जरी या ट्रॉमा के बाद। क्रॉनिक की कंडीशन में क्या होता है कि क्रॉनिक लॉस यानी किसकी वजह से, पेप्टिक अल्सर की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, या किसी डिसऑर्डर की वजह से। उसके बाद इम्पेयर्ड प्रोडक्शन। तो इसमें क्या हो सकता है, जो फैक्टर हमें एरिथ्रोपोइसिस के लिए, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो जो है वो नहीं मिल रहे। सबसे पहले आयरन की डेफिशिएंसी यानी हीम ग्रुप की प्रोडक्शन सही नहीं होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स जो है वो सही अमाउंट में नहीं बनेंगे। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जिसमें क्या होता है कि जो है न्यूक्लियस है या उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है। सो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक डिससिंक्रोनी, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड यानी विटामिन B12 और B9 की डेफिशिएंसी की वजह से डीएनए की सिंथेसिस नहीं सही हो जा पाएगी, जिसकी वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो कंडीशन हो सकती है। उसके बाद एनीमिया और क्रॉनिक डिजीज़, यानी ऐसा एनीमिया जिसमें जो है वो जो किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से, जिस तरह कैंसर वगैरह या थैलेसीमिया वगैरह ऐसी कंडीशन की वजह से हो रहा है, वो किस में आएगा, वो भी इम्पेयर्ड प्रोडक्शन में आएगा। लास्ट है माइलोपैंथिस, यानी इसमें क्या हो जा सकता है, इसमें भी जो है वो रेड ब्लड सेल का जो है वो सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके बाद एप्लास्टिक एनीमिया जो कि कॉन्जेंटल और एक्वायर्ड हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि 3 टाइप के ब्लड सेल जो हैं वो नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होते, यानी वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की सही प्रोडक्शन नहीं हो रही। और ये क्या है, ये कॉन्जेनिटल हो सकती है यानी इनहेरिटेड डिजीज़ है, और इसके अलावा एक्वायर्ड या किसी भी कंडीशन में हमारी बॉडी इसमें ये जो है वो एक्वायर्ड हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, यानी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन का रेट कम है और ब्रेक डाउन का रेट जो है वो ज़्यादा है।
तो इसके क्या होता है, इसकी भी दो कंडीशन है। सबसे पहले कौन सी है, एक्सट्रेंसिक, यानी वो जिसमें आउटर फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, और है इंट्रेंसिक, और इंट्रेंसिक में क्या होंगे, इंटरनल फैक्टर इन्वॉल्व होंगे। एक्सट्रेंसिक ऑफ रेड ब्लड सेल्स में क्या आएगा कि ऑटो इम्यून या आइसो इम्यून इन्फेक्शन होंगे। अब इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी मौजूद होते हैं जो कि किसी भी जो है वो आने वाले किसी भी इन्वाइडर या किसी भी पैथोजन के ख़िलाफ़ जो है वो वर्क करते हैं और बॉडी को जो है वो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाते हैं। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही किसी वजह से अपने ही सेल को डिस्ट्रॉयड करना शुरू कर देगा, अपनी ही यूज़फुल चीज़ों को डिस्ट्रॉयड करना शुरू कर देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद है फिज़िकल और केमिकल एंटीजन, या बॉडी के अंदर बॉडी से इंटरेक्ट करने वाले कोई भी फिज़िकल या बॉडी के अंदर एंटर होने वाले कोई भी केमिकल एजेंट्स हैं जो जाके हीमोलाइसिस करवाएंगे, रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन को इंक्रीज़ करवा देंगे। वो भी किस में आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में। एक्सट्रेंसिक फैक्टर हैं रेड ब्लड सेल्स की हीमोलाइसिस के या रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन के। नेक्स्ट इसमें आ रहा है इंट्रेंसिक टू रेड ब्लड सेल्स, यानी ऐसे फैक्टर जिसमें रेड ब्लड सेल जो है वो अफेक्ट होगा इंटरनल डिफेक्ट की वजह से। तो इसमें क्या है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट, यानी जो है रेड ब्लड सेल्स उसकी मेम्ब्रेन डिफेक्ट है जिसकी वजह से जो है वो उनकी लाइसिस या जो उनकी हीमोलाइटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर गई है। एंजाइम डेफिशिएंसी, यानी एंजाइम्स हमने पढ़े थे, मेटाबोलाइट्स जो इसके लिए चाहिए होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो गई है। सो अगर एंजाइम्स नहीं होंगे तो रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकेगा नॉर्मल कंडीशन में, तो इससे भी क्या है, रेड ब्लड सेल जो है वो अफेक्ट होंगे। हीमोग्लोबिनोपैंथिया यानी हीमोग्लोबिनोपैंथिया में क्या कंडीशन होगा कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिफेक्ट होगा। उसके बाद क्या है, सिंथेसिस डिफेक्ट, यानी इसमें सिंथेसिस के डिफेक्ट आ सकते हैं। अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन, या अमाइनो एसिड जो क्या प्रोटीन बना रहे हैं वो जो है उनकी वजह से डिफेक्ट कोई आ रहा है, तो क्या होगा कि ग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय होगा। वो जो है वो डिस्ट्रक्शन की वजह से बॉडी के अंदर क्या है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी। सो ये एक ओवरऑल समरी थी जिसमें हमने उन तमाम पॉइंट्स को देखा जो कि हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। यानी एनीमिया क्या है, एनीमिया की क्लासिफिकेशन, इसकी 3 कैटेगरीज़, ब्लड लॉस, इम्पेयर प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन, और फिर आगे इनकी भी फर्दर के क्या क्या इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं, इनकी वजह से कौन कौन सी जो है वो बॉडी में ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक एनीमिया के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।